सुनील सुब्रमण्यम हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील सर, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। सर, अमूमन होता यह है कि बाजार को लेकर ना सवाल पूछना बड़ा आसान होता है और आप लोगों के लिए तो जवाब देना भी बड़ा आसान होता है, लेकिन मामला इस वक्त बड़ा पेचीदा है। ना तो सवाल आसान है और जवाब तो कतई नहीं आसान है सर। तो आप जरा बताएंगे सर कि इस वक्त जो निवेशक हैं क्या करें, क्योंकि धैर्य की जितनी परीक्षा हो सकती है पूरी परीक्षा हो रही है, सब्र की इंतहा हो गई है, और ये जो युद्ध है अब इसके खत्म कब होंगे, सवाल इसके जवाब किसी के पास है नहीं। तो थैंक यू। देखिए, मेरा मानना है कि अल्टीमेटली आप देखिए 1 साल का रिटर्न उठा के देखिए, तो एक्चुअली आपको दिखेगा कि लार्ज कैप इंडेक्स फ्लैट है, मगर मिड और स्मॉल कैप इंडेक्स ने डबल डिजिट रिटर्न दिया है। मैं क्यों ये बात दिखा रहा हूँ आपको कि देखिए जो करेक्शन हुआ वॉर के कारण, अब देखिए डोमेस्टिक निवेशक में, चाहे वो रिटेल निवेशक हो, एचएनआई हो या डीआईएस हो, उनमें उनको लग रहा है कि ये जरा ओवर प्ले हो गया कार्ड इन टर्म्स ऑफ द करेक्शन, राइट। और वो कंटिन्यूसली, और पिछले 1 हफ्ते 2 हफ्ते की भी देखिए, स्मॉलर कैप इंडेक्सेस लार्जर कैप से बेहतर कर रहे हैं, मगर एफआईएस की सेलिंग कंटिन्यूसली जारी रही है। बीच बीच में थोड़ा कम हुआ था, फिर ज्यादा हुआ था। तो ये जियोपॉलिटिक्स जो है वो फॉरेनर्स को ज्यादा इंपैक्ट कर रही है। डोमेस्टिकली देखे, गवर्नमेंट ने तो अभी तक पेट्रोल और डीजल के दाम पब्लिक में आने नहीं दिया, एक राइस के तौर पर। और कहीं पे भी सेक्टर में देखे, मैं देख रहा हूँ कि टॉप लाइन ग्रोथ अच्छी आ रही है। अब ये क्रूड का इंपैक्ट मार्जिन के ऊपर, उसके ऊपर दिखेगा धीरे धीरे, क्योंकि वॉर तो चलती जा रही है जैसे आप कह रहे हैं। तो मेरा मानना है कि इंडियन पब्लिक उतना डर नहीं गई है ये वॉर के कारण। उनके आम रोज की जिंदगी में जो खरीदारी करना है, ये करना है, वो ठीक ठाक ही चल रहा है। तो इसलिए मेरा मानना है कि अब वक्त है खरीदारी करने का। डोमेस्टिक निवेशक को क्या है कि शॉर्ट टर्म का आउटलुक रखेंगे तो मैं नहीं कह सकता हूं कि ऊपर जाएगी कि नीचे जाएगी। उसमें तो आपको टेक्निकल एनालिस्ट, जो मेरे फ्रेंड दोस्त भी अंशुल सब है इसमें, उनकी सलाह ले लीजिए। मगर मीडियम टर्म के लिए इससे और अच्छा मौका आपको नहीं मिलेगा। मैं क्यों ये कह रहा हूं आपको कि ये एक डिजिटल इम्पैक्ट है। डिजिटल मनी, मैं आईटी के डिजिटल की बात नहीं कर रहा हूं कि वॉर है कि वॉर नहीं है। अब वॉर है तो करेंसी के ऊपर दबाव है, क्रूड के ऊपर दबाव है, बॉन्ड प्राइसेस के ऊपर दबाव है, ये सब मिलाकर दबाव दे रहे हैं। और जैसे ही वॉर खत्म होगा, जिस दिन खत्म होगा, तो ये तीनों ट्रिगर जो है वो चले जाएंगे ना। तो तब आपको फोकस किस पे होगा कि हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री और डोमेस्टिक इकोनॉमी कैसे बढ़ने वाली है, और ये जो दबाव है वो तो निकलता जाएगा। तो आज मौका है, क्योंकि ये दबाव जो है वो टेम्पररी है टिल द वॉर, और वो भयंकर है बिकॉज ऑफ द वॉर। तो इस भयंकर करेक्शन जो भी हो रहा है किसी भी क्षेत्र में, वो आपको खरीदने का मौका है, बिकॉज अल्टीमेटली ऑयल को अल्टीमेटली बैक टू ट्रेंड 80 तक तो आना ही है। और अगर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का सप्लाई भी मार्केट में आ गया तो इवन 65-70 तक ऑयल वापस गिर सकता है। तो मैं कहूंगा कि एक मीडियम टर्म आउटलुक रखकर अभी खरीदने का वक्त है। ये रोज रोज का जो उतार चढ़ाव हो रहा है, एफआईएस आके शॉर्टिंग कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, उसको कंप्लीटली इग्नोर कीजिए। सेकंड बात मैं कहूंगा कि इस माहौल में सेक्टर पिक करना बहुत बहुत रिस्की है, क्योंकि अगर आप एक मायना रखें कि 1 साल में किसने अंडर परफॉर्म किया, तो एक है आईटी, दूसरा है रियल्टी। अब आईटी में मुझे नहीं दिख रहा है कि बहुत तेजी से बढ़त होगी, क्योंकि ये एआई का मामला है, इट हैज नथिंग टू डू द वॉर। और एआई का मामला इतना इजी सुलझाने वाले हैं। वेयर रियलिटी में देखें तो उसका डायरेक्ट इंपैक्ट रहा है बिकॉज ऑफ द होल सिचुएशन। उसमें मैं बाउंस बैक देख रहा हूं। तो यू कांट सिंपली गो एंड से कि ये सेक्टर ने अंडर परफॉर्म किया तो इसको खरीदूंगा। और टेक द केस विद बैंकिंग, पीएसयू बैंक्स स्ट्रॉन्ग आउट परफॉर्मर रहे हैं, मेटल स्ट्रॉन्ग आउट परफॉर्मर रहे हैं। अब कौन से कॉन्फिडेंस से आप खरीदेंगे, क्योंकि पीएसयू बैंक में प्रॉफिट बुकिंग हो रही है बिकॉज ऑफ द न्यू कवरेज नॉर्म्स। या फिर मेटल में देखा, मेटल का भी ये वॉर के साथ सिलसिले में ही मेटल का एक चला है। तो जैसे ही वॉर सेटल होता है, इसमें शायद रिवर्स भी होगा। तो मैं कहता हूं कि सेक्टर मत चुनने की कोशिश कीजिए, डाइवर्सिफाइड रखिए, हर सेक्टर में थोड़ा निवेश रखिए आप। और फाइनल सलाह मैं दूंगा कि स्टैगर्ड तरीके से आपको निवेश करना है, एकदम से लमसम नहीं डालना है इस वक्त में, क्योंकि वॉलेटिलिटी जब तक वॉरें जारी रहेगी और आपने लमसम डाल दिया तो कुछ दिन नाराज होंगे, कुछ दिन खुश होंगे। तो उससे बेटर आप स्टैगर्ड तरीके से रोज कुछ ना कुछ एक डाइवर्सिफाइड तरीके से खरीदते रहिए। डोंट वरी अबाउट पिकिंग सेक्टर्स, बिकॉज अर्निंग सीजन भी अभी आधा ही खत्म हुआ है। तो और बहुत सारे कंपनी, उनकी आउटलुक, गाइडेंस सब आना बाकी है। इट इज नॉट अ टाइम टू चूज सेक्टर्स। तो मेरी सिंपल सी सलाह है, स्टे इन्वेस्टेड, कीप बाइंग स्टैगर्ड, छोटी छोटी रकम में,
और डाइवर्सिफाइड रखिए अपना एक्सपोजर को अक्रॉस ऑल द सेक्टर्स। निवेशित रहना है और कोई सेक्टर पर्टिकुलर फोकस नहीं करना है। आपको हर सेक्टर में अपॉर्चुनिटीज खोजनी है और जहां पर अर्निंग्स का सपोर्ट है, जहां पर अच्छी खबरें आ रही हैं, उनमें आप सुनील सर सुनील सर, एक चर्चा ये भी हो रही है कि जो Q4 के जो नंबर आए ना, उसमें ऑयल इंपैक्ट अभी उतना आया नहीं है। शायद Q1 के नंबर्स में हम ज्यादा ये देखेंगे। तो ऐसे में क्या मतलब आपको लगता है कि थोड़ी इन्वेस्टमेंट डिले करनी चाहिए, या फिर आपको लगता है कि नहीं, अब ये 1-2 क्वार्टर के आगे की चीजें अभी प्राइस्ड इन है पूरी तरह से? नहीं, मेरे ख्याल में प्राइस्ड इन है। जो आपने दिखा नहीं, इसका कारण है कि उनके पास जो ओपनिंग स्टॉक रहा होगा क्रूड और रॉ मटेरियल्स का, और कुछ लोग हेज भी किया होगा अपना एक्सपोजर, क्रूड रिलेटेड एक्सपोजर को। इसलिए आपको मार्च में, जो फरवरी में ऑलरेडी उन्होंने खरीद के रखा था, जो भी रॉ मटेरियल्स क्रूड रिलेटेड है, उसका इम्पैक्ट अभी नहीं दिखेगा। अप्रैल में, जैसे आप कह रहे हैं, अप्रैल में दिखेगा, पर वो दिखने दीजिए ना। देखिए, मार्केट उस Q1 की अर्निंग्स के ऊपर थोड़ी चलने वाली है। उसको क्या चाहिए कि वॉर खत्म हो जाए तो क्या आउटलुक रहेगी, उसी के ऊपर कुछ भी सोच होगी। तो मार्केट की पार्टिसिपेंट्स भी इसको बेक इन करते हैं और फिर देखते हैं। यही मैं कह रहा, मेरा कहना है कि भले ही Q1 के नंबर में ये दबाव पूरा दिखे आपको, फिर भी आउटलुक समझिए कि Q1 के नंबर जुलाई में आ गए, 10 दिन के, 10 जुलाई 10 के बाद, तब तक वॉर नहीं रहेगी, तो ये एक हिस्टोरिक फैक्ट होगा ना। अरे वॉर आया, उसके कारण इंपैक्ट हुआ, बस अब आगे की सोच। तो मेरा मानना है कि अब वक्त है, सभी मार्केट के जो भी दिग्गज एनालिस्ट है, वो FY27 के फॉरवर्ड अर्निंग्स को गणित करने की कोशिश करके एक फॉरवर्ड पी को अराइव करेंगे। तो जब ये अर्निंग्स सीजन खत्म होती है, उस फॉरवर्ड पी की जो गणित होती है, उसमें एक क्वार्टर का इंपैक्ट ऑलरेडी वो अकाउंट कर ले होंगे, बिकॉज ऑलरेडी वी आर इन मे नाउ और वॉर खत्म नहीं हुआ है। तो इस क्वार्टर का एक नेगेटिव इंपैक्ट लेकर ही बाकी 3 क्वार्टर का एक मायना रखकर एक FY27 ईपीएस रखते हुए उसका फॉरवर्ड पी कैलकुलेट करके कौन सी सेक्टर में वैल्यू दिख रही है करके खरीदारी करेंगे। तो मेरा मानना है कि ये जो Q1 में ऑयल का इंपैक्ट दिखेगा जरूर, तो उसके कारण मार्केट में ज्यादा रिएक्शन नहीं आएगा, बिकॉज ये एंटिसिपेटेड और ऑलरेडी अकाउंटेड रिएक्शन है। के आसपास की तेजी है और वॉल्यूम है करीब 14 करोड़ शेयरों की आज यस बैंक में। अंशुल जी, यस बैंक ट्रेड करने में इंटरेस्ट है? क्या टारगेट, क्या स्टॉप लॉस होंगे? सर बिल्कुल, अब इस स्टॉक को ट्रेड करने में बिल्कुल इंटरेस्ट आएगा। अर्निंग्स आई थी 20 अप्रैल को, नेगेटिव कैंडल की फॉर्मेशन थी और उसका हाई था 20 रुपए 71 पैसे। उसको ब्रीच करने की बुल्स पूरी कोशिश कर रहे हैं, तो 20 रुपए 71 पैसे के ऊपर जैसे टिकना स्टार्ट करे, आपको बाई करना चाहिए। वैसे यहाँ प्रीएम्प्टिव बाई भी कर सकते हैं। जिनको कंफर्मेशन ज्यादा पसंद है, 20 रुपए 71 पैसे निकलने का वेट कीजिए। वो निकलने के बाद आपका टारगेट खुलेगा 22 रुपए 70 पैसे के आसपास का। प्रिसाइज लेवल आता है 22.7। तो ट्रेड बन रहा है, प्रीएम्प्टिव लेना है तो यहीं ले सकते हैं। कंफर्म बाई करना है तो 20 रुपए 70 पैसे के ब्रेकआउट के बाद 2270 तक के लिए लॉन्ग कर सकते हैं। वॉल्यूम वाइज बहुत बेहतरीन पैटर्न बना है, तो ऐसा लग रहा है कि फॉलो थ्रू मूव मिलेगा। इस बैंक को लेकर ये व्यू होगी।